देखो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट्स यानी कि पादपों में श्वसन। ठीक है, देखो भाई, अपन बात करते हैं कि क्या प्लांट में होने वाला श्वसन और एनिमल में होने वाला श्वसन दोनों समान होते हैं क्या? तो अपना आंसर आएगा यस, जी हाँ। चाहे पादप हो, चाहे एनिमल हो या चाहे जीव हो, इन दोनों के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है वो सेम होता है। उसको अपन सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं, यानी कि कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनेली होता है जो रिस्पायरेशन के अंदर काम आता है? तो साहब वो ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि श्वसन में कौन से ऑर्गेनेली का रोल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। क्यों साहब? क्योंकि सर अपन जानते हैं कि रिस्पायरेशन के अंदर 3 स्टेप होते हैं। एक तो ग्लाइकोलाइसिस होता है, एक क्रेब्स साइकिल होता है जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, और तीसरा होता है ETS या ETC भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जैसे कि साहब अपन जानते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल और ETS होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, अब अपन सर बात करते हैं कि रिस्पायरेशन का मकसद क्या होता है, श्वसन का मकसद क्या होता है? तो साहब इसका मकसद होता है ATP को प्रोड्यूस करना, ATP का उत्पादन करना। ये ATP कैसे प्रोड्यूस होती है सर? तो हमने बात बताई कि जैसे कि फोटोसिंथेसिस के परिणाम स्वरूप जो ग्लूकोज बनती है ना, अपन रिस्पायरेशन के अंदर क्या करेंगे बच्चे कि उस ग्लूकोज को तोड़ेंगे और उस ग्लूकोज से एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ATP को प्रोड्यूस करेंगे। तो रिस्पायरेशन का मकसद ही क्या होता है कि ग्लूकोज को तोड़ना होता है। रिस्पायरेशन का मकसद ही होता है ग्लूकोज को तोड़ना और ATP को प्रोड्यूस करना। ठीक है, रिस्पायरेशन का मकसद क्या है? ग्लूकोज को तोड़ना और ATP को प्रोड्यूस करना। ठीक है भाई, तो सर अपन बात करते हैं जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। तो ग्लूकोज साहब O2 से रिएक्ट करेगी। ग्लूकोज किससे रिएक्ट करेगी? O2 से रिएक्ट करेगी और अपने को बदले में ATP देगी। तो मैं बोलता हूँ सर मेरे को इसकी रिएक्शन चाहिए, कि रिस्पायरेशन की रिएक्शन चाहिए मेरे को क्या चाहिए भाई? मेरे को क्या चाहिए? मेरे को रिस्पायरेशन की रिएक्शंस चाहिए। जैसे कि C6H12O6 रिएक्ट करेगी O2 से 6O2, तो 6CO2 प्लस 6H2O और 36 से 38 ATP, 36 से 38 ATP बनता है। ठीक है, 36 से 38 ATP बनता है। ठीक है, अब सर मैं बात बताता हूँ जैसे कि जो सेल्यूलर रिस्पायरेशन होता है, जो कोशिकीय श्वसन होता है, वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एक तो होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है साहब कि जो सेल्यूलर रिस्पायरेशन होता है वो O2 की प्रेजेंस में होता है। एरोबिक सेल्यूलर रिस्पायरेशन का मतलब होता है जो रिस्पायरेशन होता है वो O2 की प्रेजेंस में होता है। तो यानी सर उसके अंदर सबसे पहले तो ग्लाइकोलाइसिस चलेगा, फिर ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बन जाएगा, तो फिर वो पायरुवेट क्रेब्स साइकिल के अंदर काम आएगा और उस पायरुवेट से कुछ ATP बनेंगे, कुछ NADPH बनेंगे, कुछ FADPH बनेंगे। फिर बाद में क्रेब्स साइकिल के बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या होगा साहब कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, और उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो क्रेब्स साइकिल से FADH या NADPH बनते हैं उससे ATP प्रोड्यूस की जाएगी। कौन से साइकिल के अंदर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। जो FADH2 जो क्रेब्स साइकिल से बने थे ना, उससे ATP बनाई जाएगी। ठीक है, अपना मकसद ही क्या था? अपना मकसद ही जो रिस्पायरेशन का ये था कि ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ATP को बनाएंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ATP को बनाएंगे। ठीक है, तो सेल्यूलर जो एरोबिक के सेल्यूलर रिस्पायरेशन के अंदर तो ये हो गया। अब सब बात आती है कि एनएरोबिक अवायवीय कोशिकीय श्वसन क्या होता है? तो साहब इसके अंदर अपन को 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो आता है एल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन, एक होता है लैक्टिक एसिड
फ्रेगमेंटेशन। एल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है साहब, जो पायरुवेट होता है वो एल्कोहल बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा, C2H5OH बनाएगा प्लस CO2 को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जो दूसरा लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन होता है जो ह्यूमन की स्केलेटल मसल्स के अंदर होता है, वो एनाएरोबिक कंडीशंस के अंदर होता है। इसके अंदर जो पायरुवेट होता है वो लैक्टिक एसिड का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो सब इसके अंदर ध्यान देने वाली बात ये होती है साहब कि जो CO2 का जो प्रोडक्शन होता है वो ओनली एल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन के अंदर ही CO2 प्रोड्यूस होती है, जबकि जो लैक्टिक एसिड फ्रेगमेंटेशन होता है उसके अंदर CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, एक सर ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वायवीय जीव है, जो मतलब जिसके अंदर O2 होती है तो उसके अंदर तो ग्लाइकोलाइसिस भी होगा, उसके अंदर तो क्रेब्स साइकिल भी चलेगा, उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन भी चलेगा। लेकिन जो एनएरोबिक जीव होते हैं, जो अवायवीय कंडीशंस के अंदर रहते हैं, उसके अंदर ओनली ग्लाइकोलाइसिस ही होगा और ना तो उसके अंदर क्रेब्स साइकिल होगा, ना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होगी। ये बात अपन को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, ये बात क्या कर लेना बेटा, अपन को ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अब अपन इस चैप्टर के अंदर 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ेंगे अपन ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा अपन पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, तीसरा अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालो ग्लाइकोलाइसिस।